हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया। तो बेटा आज पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टाइटल है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये कम से कम 3 मार्क्स का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 100% बनता है बेटा। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इसे कवर करेंगे और मैं बहुत ही ईजी वे में आपको इसे समझा दूंगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो बेटा हमें पहले तो वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, क्लियर। उसके बाद हमें पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आफ्टर दैट हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन फ्री रहना, बिल्कुल टाइम की टेंशन लेना मत, डिटेल से समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं बचेगा बेटे। तो पहले हम वैद्युत क्षेत्र हेडिंग बना लेते हैं और वैद्युत क्षेत्र को फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं। किसे समझ लेते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र को। वैद्युत क्षेत्र जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जिन्हें ये आता है वो स्किप कर सकते हैं, जिन्हें ये आता है वो वीडियो को फास्ट करके आगे जा सकते हैं ना, और जिन्हें नहीं आता वो ध्यान से समझें। तो वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे समझने के लिए क्या करेंगे, एक आवेश ले लेंगे। एक आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं बेटे, धनावेश या ऋणावेश। कोई सा भी आवेश ले लो आप, धनावेश ले लो या ऋणावेश। अब इस आवेश से क्या निकलेगा, इस आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। अगर हमारा धनावेश है तो धनावेश से चारों ओर क्या निकलेंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं बेटे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं तो एक फील्ड जनरेट कर रही है। क्या जनरेट कर रही है? एक फील्ड। और ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनकाउंटेबल होती हैं बेटा, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये एक फील्ड जनरेट करती हैं और इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इस फील्ड को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। या दूसरी भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं, इसे दूसरी भाषा में समझना चाहते हैं तो देखो किताबी भाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश कोई सा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश वैद्युत बल का, इलेक्ट्रिक फोर्स की फीलिंग लेता है, अनुभव करता है उसको, उस क्षेत्र को, उस टोटल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब आवेश को आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, चारों तरफ घुमा दो, तो चारों तरफ इसे फीलिंग आएगी। फीलिंग किस चीज़ की? या तो आकर्षण बल की या प्रतिकर्षण बल की, या दोनों को जोड़ जाड़ कर कह लो वैद्युत बल की। तो जहाँ जहाँ तक इसे वैद्युत बल की फीलिंग आएगी वहाँ तक का क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा बेटे। और ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? डेफिनेशन याद हो गई, बस याद रखो। और अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं। तो फॉर्मूला बनता है बेटा ई बराबर, देखो क्या है, क्यू और क्या है, एफ। क्यू और क्या है, एफ। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू, या तो क्यू लिख लो या क्यू नोट लिख लो। यहाँ क्यू नोट है तो क्यू नोट लिख लो, क्यू है तो क्यू लिख लो, जो है वो लिख लो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा विद्युत क्षेत्र का, ई बराबर एफ बटा क्यू नोट। मात्रक क्या होगा विद्युत क्षेत्र का? मात्रक होगा, देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। बेटे मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक। अगर बीमा की बात करोगे बेटे कि इसकी बीमा क्या है, तो वो भी बता देता हूँ। देखो बीमा क्या होगी, बीमीय सूत्र क्या होगा, न्यूटन की बीमा मैंने आपको कल समझाई थी। न्यूटन की बीमा होती है MLT-2 बटे में क्या है, कूलाम। कूलाम की बीमा होती है AT। अब ये T ऊपर जाएगा, देखो ये T 1 है और एक घात ऊपर माइनस में जाएगी, तो ML को ऐसे लिख देंगे, ये एक T इसमें जुड़ जाएगा तो कितने T हो जाएंगे, 3 T हो जाएंगे। ये A ऊपर माइनस में आ जाएगा, तो बेटे ये बीमा होगी। क्या होगी, बीमा। और अगर आप चाहें तो यहाँ F के स्थान पर F की जो वैल्यू होती है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, है ना। अब यहाँ Q1 Q2 की जगह Q1 Q नोट ले लो, Q1 और Q नोट ले लो। अपॉन क्या रहता है बेटा, R²।
हम जानते हैं कि फोर्स बराबर ये फॉर्मूला होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपको नहीं पता है तो इससे पिछली वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इम्पोर्टेंट टॉपिक करके, आपको समझ आएगा इजीली। तो अब f की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं f से, तो f के स्थान पर लिख देंगे 1/4 देखो e बराबर f के स्थान पर क्या लिख देंगे, f की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q0 अपॉन r²। अब बेटे में Q0 भी है, देखो f की वैल्यू तो लगा दी, लेकिन बेटे में Q0 है तो Q0 को लगा दो, Q0 से Q0 खत्म हो जाएगा। तो e बराबर क्या बचेगा, e बराबर बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r²। Q1 लिखो या Q लिखो, एक ही Q बचा है। तो बेटे ये हमारा सूत्र आता है निकल कर किसका, विद्युत क्षेत्र का। आप विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ऐसे लिख लो इन शॉर्ट, या फिर f की वैल्यू को ऐड करके ऐसे लिख लो एज यू वांट। क्लियर, समझ आया बेटा, समझ आया। देखो डेफिनेशन आप आराम से समझ सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, रटने की कोई नीड नहीं है। कोई भी बालक रटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रटेगा, समझना है, सिर्फ समझना। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश वैद्युत बल का इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, फीलिंग लेता है, उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और फॉर्मूला बन गया E बराबर F/Q, E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलो विद्युत क्षेत्र हमने समझ लिया। विद्युत क्षेत्र या कह लो वैद्युत क्षेत्र एक ही बात है। अब समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। सर वैद्युत द्विध्रुव और समझा दो, तो इधर समझ लो यहाँ, चलो यहाँ समझ लो वैद्युत द्विध्रुव क्या है। क्या समझेंगे बेटे, वैद्युत द्विध्रुव राइट करते रहना नोटबुक में आराम से, या बाद में कर लेना। वैद्युत द्विध्रुव है ना, इसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव, डाइपोल। क्या बेटे, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे मैं जरा एक बॉक्स में बंद कर दूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो बिंदु आवेश लेंगे बेटा, दो बिंदु आवेश ले लेंगे लाइक दिस। इस बिंदु आवेश को मान लेते हैं Q पॉजिटिव और इस बिंदु आवेश को मान लेते हैं Q निगेटिव। मतलब एक हमारे पास धनावेश और एक है ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश का परिमाण सेम होगा, लेकिन निशान अलग अलग है ना। परिमाण मतलब वैल्यू सेम रहनी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव में आवेश की वैल्यू रहनी चाहिए सेम, लेकिन जो इनके चिन्ह है, निशान है, वो होने चाहिए अलग, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और इनके बीच की दूरी को रिप्रेजेंट किया जाता है 2L से। किससे बेटा, 2L से, है ना। तो जब किन्हीं दो आवेश जो जिनका परिमाण सेम है, वैल्यू सेम है, मगर प्रकृति अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और उनके बीच की दूरी अल्पतम होती है। अल्पतम क्या होती है बेटे, अल्पतम, कम से कम, और उस दूरी को हमने किस तरह से आया, 2L से। तो इस पूरी व्यवस्था को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और बेटे यहाँ आप चाहो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड कर सकते हो। क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डेफिनेशन सुनो, समान परिमाण के विपरीत आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2L से बने अरेंजमेंट को ही वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है जनरली, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं P से। किससे बेटा, P से। और P बराबर होता है इसमें से कोई एक आवेश गुणा 2L, इसमें से कोई आवेश गुणा 2L, मतलब Q गुणा 2L, या फिर से आप लिख सकते हो 2QL। क्या, 2QL। तो बेटे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2QL या Q इंटू 2L, एज यू विश, जैसे चाहो आप लिख सकते हो। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से भी बना सकते हैं। आप लिखेंगे किसी आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगेन, किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर। मात्रक की बात कर लेते हैं बेटे, मात्रक क्या होना चाहिए इसका, है ना, मात्रक समझ लेते हैं। तो देखो 2 तो अचर राशि है, इसका मात्रक थोड़ी ना होगा। Q है, Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या, कुलाम। लेंथ मीटर, कुलाम मीटर। बीमा क्या होगी बेटे, बीमा, ये तो मात्रक हो गया कुलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कुलाम मीटर। बीमा क्या होगी, तो बेटे इसकी बीमा होगी, कुलाम की बीमा होती है 80, और m है लेंथ, सीधा करके लिखेंगे MLTA होता है, तो L पहला आएगा, T बाद में आएगा और A बाद में आएगा।
तो ये इसकी बीमा होगी। ठीक है, आई होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसका फॉर्मूला आपको समझ आ गया है, और बेटे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसे भी समझ लिया आपने, वैद्युत द्विध्रुव आगुण समझ लिया, उसका मात्रक और उसकी बीमा समझ ली, इजी। अब बात करोगे तुम सर ये कौन सी राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण बा आ रहा है, बा तो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ज़्यादातर वह आने वाली राशियाँ सदिश राशियाँ होती हैं, ईजी है, राशियों की बातें बाद में करेंगे। फिलहाल इतना कवर करो और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ इसका, हमारे फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, सब मस्त है, कर लिया, ओके। चलो अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो शुरू करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं बेटे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है अभी समझाया था मैंने आपको, यस सर जी समझाया था। देखो दो बिंदु आवेश होते हैं बेटे, इजी तरीके से समझाऊंगा, इजीएस्ट तरीके से, बहुत ज़्यादा सरल तरीके से, बस समझते रहो, मेरे साथ बने रहो। तो बेटे क्या होता है, दो बिंदु आवेश होते हैं, एक मान लो हमारा बिंदु आवेश क्या है नेगेटिव, और एक बिंदु आवेश क्या है पॉजिटिव। किसी को भी आप पॉजिटिव मान सकते हैं और किसी को भी आप निगेटिव, एज यू विश, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, या इधर पॉजिटिव, एज यू विश। अब इनकी बीच की दूरी क्या होती है बेटा, अभी हमने सीखी थी, बीच की दूरी क्या होती है, अल्पतम होती है, और उस अल्पतम या कम से कम दूरी को किस तरह दर्शाया जाता है, 2l से। तो ये q माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी क्या है, 2l है। इस व्यवस्था को कहते हैं बेटे वैद्युत द्विध्रुव। दो ध्रुव है, देखो एक ध्रुवीय है एक ध्रुवीय, दो पोल हैं, दो पोल, दो ध्रुव हैं, माइनस प्लस, और दोनों ध्रुवों से वैद्युत का निर्माण होता है, दोनों ध्रुवों से वैद्युत का निर्माण होता है, वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, इसीलिए इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर, अल्पतम दूरी है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु लेंगे जिसे O सपोज करेंगे बेटा, O। इस वाले बिंदु को आप A सपोज कर लो और इस वाले बिंदु को आप B सपोज कर लो। अब A से O तक का डिस्टेंस क्या मानेंगे बेटा, 1l, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2l है, तो A से O तक का डिस्टेंस 1l हो गया, और बेटा O से B तक का डिस्टेंस दूसरा l हो जाएगा, 1l और 1l 2l। क्लियर। अब ये समझना हमें बेटा कि अक्षीय स्थिति कैसे दिखाते हैं, कैसे दर्शाई जाती है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अक्षीय स्थिति को। तो अक्षीय स्थिति होती है बेटा हॉरिजॉन्टल, कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। अक्षीय स्थिति होती है हॉरिजॉन्टल, और निरक्षीय स्थिति जो इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होती है वर्टिकल। अभी फिलहाल हमें अक्षीय स्थिति की बात करनी है, तो हॉरिजॉन्टल। इस बिंदु B से सीधी ये लाइन ले जाओ इधर, या फिर बिंदु A से सीधी लाइन ले जाओ इधर, यही होती है बेटा अक्षीय स्थिति। तो मैं दिखा दूं, ये हमारी कौन सी स्थिति है बेटे, अक्षीय स्थिति है हमारी, अक्षीय स्थिति। अब इस अक्षीय स्थिति पर यहाँ कोई बिंदु ले लो, जैसा सपोज कर लिया मैंने यहाँ एक P बिंदु ले लिया, क्या ले लिया बेटे, P। आप कोई सा भी बिंदु सपोज कर सकते हैं, A B C D E F G H X Y Z कुछ भी। तो हमने यहाँ P बिंदु सपोज कर लिया, और इस P बिंदु पर रखा होगा कोई परीक्षण आवेश। इस P बिंदु पर क्या रखा होगा बेटे, कोई परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, जिससे हम परीक्षण करेंगे। अब O से P तक का डिस्टेंस बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। ओए यार क्या आवाज़ निकली है, साउंड मस्त है। तो O से P तक का डिस्टेंस होना चाहिए बेटे R सपोज कर लेंगे, बड़ा R बना देते हैं, छोटे में मज़ा नहीं आएगा। O से P तक का डिस्टेंस क्या है बेटा, R है। अगर O से P तक का डिस्टेंस R है तो B से P तक का डिस्टेंस क्या होगा, B से P तक की दूरी देखो, R में से L माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है R, यहाँ से यहाँ तक क्या है L, तो R में से L काटेंगे तो ये बचेगा नहीं बचेगा, यस। तो यह होगा R माइनस L। क्लियर। B से P तक की दूरी क्या है, R माइनस L। आप चाहो तो P को नीचे बना लो, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो P यहाँ बना लो, और P पर क्या रखा, कोई परीक्षण आवेश रखा है। अब समझो इस बात, अच्छा ठीक है। बिंदु A से P तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ ज़रा, बिंदु A से P तक का डिस्टेंस देखो, A से O तक हो गया L हो गया, और O से P तक हो गया R, तो L प्लस R होगा, या R प्लस L, कैसे भी लिख लो प्लस को, तो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब शुरू करते हैं कहानी को। यहाँ तक समझ आया बेटा, चलो इस गाड़ी को निकलने दो, आवाज़ कर रही है, गई। तो यहाँ तक समझ आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो बिंदु हैं,
दोनों अपोजिट है, एक माइनस एक प्लस, इनके बीच की दूरी 2l है, बीच में मध्य बिंदु ले लेंगे तो a से o तक की दूरी 1l हो जाएगी, o से b तक की दूरी दूसरा l हो जाएगी। अक्षीय स्थिति बनाएंगे, अक्षीय स्थिति में क्या करते हैं, बिंदु a को थोड़ा आगे ले जाओ डॉट डॉट करके, या बिंदु a को थोड़ा इधर ले जाओ डॉट डॉट करके, है ना। अब इस अक्षीय स्थिति पर हमने बिंदु P सपोज कर लिया है, क्या सपोज कर लिया, बिंदु P, और इस बिंदु P पर हमें क्या फाइंड करना है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। अब O से P तक की दूरी हमने r मान ली है, जब O से P तक की दूरी r है तो V से P तक की दूरी होगी r माइनस l, r में से l को माइनस करके लिखेंगे r माइनस l। अच्छा, A से P तक की दूरी क्या होगी, देखो A से O तक l है और O से P तक r है, तो l प्लस r, क्लियर। चलो अब शुरू करते हैं। अब चाहो तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हिंदी में लिख सकते हो चाहो तो, अदरवाइज नो नीड टू राइट ओवर हियर एनीवे, ठीक है, ओके। तो अब इस प्लस क्यू आवेश से इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा या विद्युत क्षेत्र एक्टिवेट होगा, और माइनस क्यू से भी इस पर विद्युत क्षेत्र हमें एक्टिवेट करके फाइंड करना है। तो चलो लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आवेश क्या है, Q, प्लस Q है ना, प्लस Q, या फिर पहले लिखो प्लस Q, सॉरी पहले के लिखो बेटे प्लस Q, ऐसे लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र किस दर्शा लें, E1 से, किस दर्शा लेते हैं बेटा, E1 से। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1, फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। अब r स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है, r स्क्वायर की जगह लिखना है बेटा Q प्लस Q से Q नोट तक की दूरी, यानी कि B से P तक की दूरी कितनी है, r माइनस एल, तो r स्क्वायर की जगह हमें लिखना होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से हमने हमारी समीकरण नंबर 1 तैयार हो गई, क्लियर। अब सेम टू सेम ऐसे हमें करना है माइनस Q से, माइनस Q आवेश के कारण या द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 से दर्शा लेंगे, किससे, E2 से। फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल, फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में क्या रहने वाला है बेटा, अपॉन में क्या रहने वाला है, Q अपॉन में रहेगा, देखो A से P तक की दूरी क्या है, L प्लस R या R प्लस L, सीधा करके लिख लो R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। इस तरह से हमें 2 समीकरण बना लेनी है, बस बात खत्म। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन और हमारा आंसर निकल कर आएगा फटाफट। तो अब हमें क्या लिखना, कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र फाइंड करना बिंदु P पर, मतलब दोनों आवेशों के कारण, माइनस Q और प्लस Q दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेश पता ना कौन कौन से, यस, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। अब कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो फॉर्मूला लेंगे E बराबर क्या लेना बेटा, E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2, E1 में से हमें E2 को माइनस करना है। देखो यहाँ से यहाँ विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और यहाँ से यहाँ तो दूर है, काफ़ी डिस्टेंस है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा कम रहेगी, तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की तीव्रता ज़्यादा है, मतलब प्लस Q से जो विद्युत क्षेत्र है वो ज़्यादा है और माइनस Q से विद्युत क्षेत्र जो बना है वो कम है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, इसीलिए E1 माइनस E2, ठीक है। अब E1 का मान लगा दो बेटा, E1 का मान क्या है, इसे यहाँ लिख लें, चलो यहाँ लिख लेते हैं।
E1 की वैल्यू हमारे पास है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर बीच में क्या है, माइनस माइनस ले लिया। E2 की वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, इसे आप अपने अपने क्षेत्र में रखते हैं। ओके, तो देखो E1 की वैल्यू ये आ गई और E2 की वैल्यू ये आ गई। आप चाहें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर k का यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो एज यू विश। चलिए अब क्या कर लेते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन है इसमें, q कॉमन है और 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो हम क्या करेंगे q/4 एप्सिलॉन नॉट को कर लेंगे कॉमन। क्या बचेगा, 1 देखो q 4 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, क्या बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, इतना समझ में आया, क्या चला गया आँख में, ठीक है। चलो अब देखो आगे करना है, आगे हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछी गुणा करना है इनको। तो इसे ऐसे लिख देंगे q/4 एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिख देंगे। r प्लस एल स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे तो एक बार में कंप्लीट इधर आ जाएगा, ये माइनस r माइनस एल स्क्वायर की करेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r की गुणा r से कर दो r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस l की गुणा l से कर दो l स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर। इतना समझ आया, आया बेटा इतना समझ, यस। अब उधर स्पेस नहीं है, इधर को आ जाओ ज़रा, समझ लोगे ना, मैनेज तो कर ही लोगे। अब इधर वाला इधर करने जा रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लेकर इसको सॉल्व करना है, या आप 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो यहाँ एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ये वाला, ये फॉर्मूला याद रखेंगे बेटे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला राइट कर सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको, या फिर आप 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के भी लिख सकते हैं। आई होप आपको फॉर्मूला लर्न होगा, अगर नहीं है तो कर लो अच्छे से, इससे बहुत जल्दी सवाल हमारा हो जाएगा, मतलब डेरिवेशन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो q/4 एप्सिलॉन नॉट को देखो यहाँ लिख ले, यहाँ से देखकर इसको यहाँ लिख ले ऐसे ही सेम टू सेम। क्यों यार, क्यों 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 लिख लिया। अब देखो क्रॉस इसको हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसे ओपन कर लेंगे। तो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलना है बिल्कुल, माइनस इसे ओपन करेंगे सेम टू सेम ऐसी ब्रैकेट यूज़ करके, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस में रहने वाला है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है बेटे, यहाँ हम लिख लेते हैं कंडीशन, चूँकि आर स्क्वायर इज़ मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। आर स्क्वायर एल स्क्वायर से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब आर जो है वो ज़्यादा है और एल कम है। ये आर है मैक्सिमम दूरी और एल क्या है, न्यूनतम दूरी, बहुत कम से कम, इतनी कम बहुत ज़्यादा कम, इसलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। जब आर स्क्वायर मच ग्रेटर होता है एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को उसके स्थान से हटा दिया जाता है, रिमेंबर, ठीक। तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर का तो पत्ता साफ है वहाँ से, यस। तो अब अगेन लिखेंगे q/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या करना है बेटा, यहाँ हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl को तो ऐसे लिख देंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, अपॉन में क्या है बेटे, 2 दूनी 4, r की घात 4। क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये प्लस का आर स्क्वायर, ये माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल, प्लस के 2rl और प्लस के 2rl कितने हो गए, 4rl हो गए ना प्लस के, यस। तो q/4 एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखो 2rl और 2rl हो गए 4rl, अपॉन क्या है बेटे, r की घात 4, r की घात 4।
अब देखो एक आर से एक आर तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, एक आर से एक आर कट गया तो कितने आर बचेंगे? 3 आर बचेंगे, आर की घात 3 बचेगा। इसे लिख लेते हैं क्लियरली, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4L ऊपर, नीचे क्या है? आर की घात 3। आर की घात क्या बची है बेटा? सिर्फ 3 बची है। चलो इधर कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेना बेटे, समझदार बच्चे हैं आप, समझ लेना। बताऊंगा फाइनली कैसे लिखना है हमें, ये जगह नहीं है हमारे पास इसलिए दिक्कत आ रही है। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको फैक्टराइज कर लेना, 2 2 4, 2 और 2 अलग कर लेनी। इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के उधर ले आएंगे। भाई यहाँ 1 तो रहने वाला है ना, देखो गुणा 1, क्यू की गुणा 1 से करोगे तो क्यू ही रहने वाला है, तो 1 तो है ही ऑलरेडी, उसमें कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया, क्यू को इधर ले आएंगे और 2 को 4 को डिवाइड कर, मतलब 4 को हमें फैक्टर लिख देने हैं। 4 के फैक्टर क्या है? 2 दूनी 4, गुणनखंड लिख देने हैं। और क्यू साथ में आ जाएगा और एल साथ में आ जाएगा। देखो यहाँ से क्यू उठाकर एल के साथ लगा लिया, क्यू एल। अपोन में क्या बेटे? अपोन में आर की घात 3। अब जरा गौर से देखो, 2QL क्या है? 2QL। और इससे पहले हमने द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ लिया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ लिया था। किस दर्शाते हैं? P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं और P बराबर होता है 2QL। P बराबर क्या होता है? 2QL। तो इस 2QL को P से रिप्लेस कर देंगे, मतलब 2QL की जगह P लिख देंगे। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे सही से लिख दो सर जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, यहाँ पर क्या हो गया? P और बेटे में हो गया आर की घात 3। बस बेटे ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये हमारा क्या है? फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र हमारा ये निकल कर आया है, क्या? वैद्युत क्षेत्र बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र निकल कर आया है ये हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन आर की घात 3, जहाँ पर P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R क्या है? डिस्टेंस है, E विद्युत क्षेत्र है। अच्छा अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू समझ लो, इसकी वैल्यू होती है बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14, मतलब 22/7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। और इन सबको जब सॉल्व कर लेते हैं तो प्रॉपर वैल्यू हमारी निकल कर आती है 9 × 10 की घात 9। याद कर लो इसे, 9 × 10 की घात 9। ठीक है, फ्रेम चेक करता हूँ मैं पहले, तो फ्रेम में कंप्लीट है, वो मज़ा आ गया, कंप्लीट है। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आया होगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करें बार बार इसको करने की। देखो बेटा कोई भी डेरिवेशन हो ना, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला है, 1 से 2 या 2 से 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। वैसे अब यहाँ जैसे मैंने समझाया उस तरह से तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, अपना पक्का कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे क्या, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।